Good morning, class. Today we are going to discuss our chapter Constitution as a living document. इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बने हुए हमारी बुक के थ्रू अगर हम देखेंगे आज 70 ईयर से ज्यादा हो चुकी हैं, आज भी वो उसी तरीके से चल रहा है और सेम कॉन्स्टिट्यूशन इतने लंबे समय से चल रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं आए। तो वो एक तरीके का लिविंग डॉक्यूमेंट है, मतलब वो समय के हिसाब से परिवर्तन हो रहा है। तो आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इस चैप्टर में जो चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जी कि कॉन्स्टिट्यूशन को जरूरतों के हिसाब से बदला गया। आज तक जैसे जैसे हमारी जरूरतें बदली वैसे वैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बदला। फिर अब जो भी अमेंडमेंट हुए हैं वो उसके अंदर हुए हैं, उसके तरीके से हुए हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हुए हैं। ऐसे नहीं है उसने गलत तरीके से अमेंडमेंट्स हुए, कोई भी गलत अमेंडमेंट नहीं हुआ, कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं हुआ है जिसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रॉब्लम आई हो। फिर हमारी जो जुडिशरी है उसने भी कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा इंटरप्रेट किया उसे, और इवन जुडिशरी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्टर की भूमिका भी निभाई है, प्रोटेक्टर की भी प्लस उसके इंटरप्रेटर की भी भूमिका निभाई है। और कॉन्स्टिट्यूशन समय के हिसाब से इवॉल्व होता जा रहा है। हम ये चीजें पढ़ेंगे कि हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व एज द पासेज एज द लैप्स ऑफ द टाइम, जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बदला होगा। तो अब हमारा हम जो पहली बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो है जी क्या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है स्टैटिक है। तो अब इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया कि जो इंट्रोडक्शन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है नीड के हिसाब से उसमें जो अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन फिर भी इंटैक्ट रहा है। एंड बेसिक प्रीमिसेस, उसके जो बेसिक जो तरीका है उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो नहीं बदली है। फिर हमारे जुडिशरी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा बचाने की भूमिका निभाई है, उसे इंटरप्रेट किया और कॉन्स्टिट्यूशन समय के साथ इवॉल्व होता जा रहा है। अब अगली जो हेडिंग है वो है क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब ना बदलने वाला, कि ऐसा डॉक्यूमेंट जो अनचेंज रहेगा। अब ये इट इज नॉट अब देखो इट इज नॉट अनकॉमन फॉर द नेशन, कि ये कोई अनकॉमन नहीं है कि कोई भी देश अपना संविधान ना लिखे। जैसे जैसे चीजें बदलती है, आइडियाज बदलते हैं, हमारा समाज बदलता है, तो और राजनीतिक उथल पुथल आने की वजह से कई बार हमारे संविधान भी बदल दिए जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि सोवियत यूनियन, जिसके बारे में हम कहते हैं कि 1917 में वो देश बना, तो उसने अपने 74 ईयर्स के अंदर अपना 4 बार नए सिरे से संविधान लिख दिया। कम्युनिस्ट पार्टी जब तक थी उस देश में उसने 4 बार पूर्ण रूप से अपना संविधान बदला। लेकिन जब रशिया सोवियत यूनियन की जगह, जब सोवियत यूनियन बिल्कुल टूट गया तो रशिया उसकी जगह आ गया, रशिया ने सोवियत यूनियन की सीट ले ली। तो रशिया ने भी 1993 में अपना नया संविधान लिख दिया। तो 74 ईयर्स में उन्होंने अपना एक संविधान लिखा। रशिया ने शुरुआत की 1991 में, तो उन्होंने भी विद इन 2 ईयर्स अपना नया संविधान लिख दिया। तो एक तरीके से एक इतना बड़ा देश उसने अपना बार बार संविधान बदला। अब है जी इंडिया की बात हम करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक होते हैं, लेकिन इतने भी स्टैटिक नहीं होते कि वो बदलाव ना पाए। तो इंडिया की बात करते हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले 26 नवंबर 1949 को हमने इसे अडॉप्ट किया।
अडॉप्ट कर लिया, बाद में लिखना स्टार्ट किया कि इस तरीके का संविधान होगा। तो 24 जनवरी को लास्ट बार 284 मेंबर्स ने इस पे साइन कर दिए कि आज से भारत का संविधान ये है, और 26 जनवरी आते आते इसे लागू कर दिया गया। अब 69 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं, हमारा जो सेम कॉन्स्टिट्यूशन है उसी तरीके से वर्क कर रहा है। जिस फ्रेमवर्क में इसे बनाया गया था, जैसा ढांचा इसका बना था वैसे ही है, बस थोड़ी सी चीजों में जो बदलाव हुआ है वो है जी अमेंडमेंट्स हुए हैं इसमें बार बार। कि अब देखिए कि अगर मैं कहूं कि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब शुरू में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था, तब उसमें इतने अमेंडमेंट नहीं थे, इतने आर्टिकल्स नहीं थे। शुरुआत में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब हमने लिखा था और अब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 470 आर्टिकल्स हैं। आज 470 आर्टिकल्स हो चुके हैं। जो शुरू में लिखा गया था उसमें इतने आर्टिकल नहीं थे। फिर हम बात करते हैं जी, और फिर पार्ट्स की बात करते हैं। फिर पार्ट्स की अगर बात करें, पहले कम पार्ट्स थे, समय के साथ इसके पार्ट्स भी बढ़ गए। एंड इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे जैसे चला वैसे वैसे इसमें बदलाव हुए, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम कह दें कि इतना अच्छा है कि उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मैं कहूं जी, एक सवाल है कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया था, बी आर अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने, क्या वो इतना अच्छा बना दिया कि इसमें बदलाव नहीं होंगे? लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाली जो बॉडी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें 299 मेंबर थे। अब देखिए, जब पाकिस्तान भारत के साथ था तो 389 मेंबर थे उसमें, डिवीजन के बाद वो मेंबर रह गए जी 299। 299 मेंबर्स ने इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि आने वाले समय में अगर बदलाव हो तो बदलाव किए जा सके। तो मतलब उन्होंने कुछ प्रोविजंस को ऐसे लिखा कि समय के साथ इनमें बदलाव किए जा सकते हैं। तो उन्होंने दूरदर्शी सोच के साथ इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, फार साइटेडनेस रखी अपनी, दूर दूर की सोच को, दूर के मतलब फ्यूचर के बारे में सोचकर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जिसमें बदलाव हो सकते थे। फिर और कुछ सेंस में ये आंसर सही भी है, भी समय के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हो सकते थे। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम कहें कि इतना ज्यादा रोबस्ट है कि मैं कहूं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना ज्यादा रोबस्ट है, या कह दें कि इतना ज्यादा हार्ड है कि उसमें बदलाव नहीं हो सकते। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उन्होंने इस तरीके से देखा कि आने वाली जो सिचुएशंस है उनको किस तरीके से जांचा जाएगा, किस तरीके से परखा जाएगा। फिर इतना ज्यादा रोबस्ट बना दिया गया, इसे इतना रोबस्ट बनाया गया कि हर कोई व्यक्ति इसमें बदलाव ना कर सके, और इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल बना दिया गया कि अगर इन्हें चाहें, अगर जरूरत पड़े तो इसे इसके अंदर थोड़े बहुत फ्यूचर सिचुएशन को देखकर, फ्यूचर में आने वाली चीजों को देखकर इसमें थोड़े बहुत बदलाव किए जा सके। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज तक ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना जिसमें बदलाव ना किए जा सके। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से हमारे देश की सेवा करेगा, किस तरीके से वो चलेगा। तो एक आंसर इस क्वेश्चन का है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, समय के हिसाब से जैसे जैसे समय बदला उसने मॉडिफिकेशन को, बदलावों को एक्सेप्ट किया। उसने ये माना कॉन्स्टिट्यूशन ने कि जैसे जैसे हमारी समाज की जरूरतें बदलेंगी
हमारा समाज बदलेगा, लोगों के विचार बदलेंगे, हमारा देश बड़ा होगा, वैसे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जातियां बड़ी होंगी, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी समय समय पर मॉडिफाई किया जा सके। तो हम कह रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी की बात, कि फ्लेक्सिबल भी थोड़ा बहुत रखा गया, आने वाले समय की जरूरतों के हिसाब से इसमें बदलाव किए जा सके। फिर ये था जी पहली बात, पहला आंसर, कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश की सेवा करेगा, तो मॉडिफिकेशन को मान लिया। फिर दूसरा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, व्याख्याओं में इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई कि पॉलिटिकल और जुडिशियल रूलिंग ने इतना ज्यादा परिपक्वता दिखाई, इतना ज्यादा अच्छे तरीके से बर्ताव किया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्लीमेंट कर दिया गया, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देश के हिसाब से फ्लेक्सिबल बनाया जाए, कि कल को आने वाली सरकार को अगर लगे कि बदलाव करने जरूरी हैं तो उसमें बदलाव हो सके, उसमें बदलाव किए जा सकें, और ये बदलाव सोसाइटी के लिए जरूरी थे। तो ये जो फैक्टर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए पहला तो मैच्योरिटी को मान लिया कि मैच्योर हैं लोग तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और फिर जो पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस है, जो जुडिशियल रूलिंग है, उन्होंने इतनी ज्यादा मैच्योरिटी दिखाई कि हर चीज को इंप्लीमेंट किया जाए, इसके अंदर जो चीजें जरूरत थी उनको इंप्लीमेंट किया जा सके। इसलिए कहते हैं कि ये चीजें अगर हम देखें, ये बातें देखें, तो ये फैक्टर्स हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कि समय के हिसाब से बदल रहा है, लोगों के हिसाब से बदल रहा है, जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बदलाव की जरूरत पड़ी तो बदलाव किए गए, लेकिन ऐसे नहीं कोई ऐसे बदलाव कर दिए गए जिसकी वजह से देश को नुकसान हो। तो इसे फ्लेक्सिबल और रोबस्ट, रोबस्ट मतलब इतना ज्यादा हार्ड बनाया गया कि कोई व्यक्ति अपनी मनमर्जी से, कोई सरकार अपने फायदे के लिए इसमें बदलाव ना कर पाए। तो रोबस्ट और फ्लेक्सिबल दोनों अप्रोचेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई। कोई भी सोसाइटी, अगर हम बात करें कि फ्लेक्सिबिलिटी की बात होगी, और फिर अब कोई भी सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशन को तब बदलाव करती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है या कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव की बात आ गई कि जब उसे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अब देखिए हाउ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, तो कोई भी सोसाइटी, अब जो प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो इस ऐसे बनाए गए कि जो लोगों की समस्याओं को, हमारी सोसाइटी जो समस्याओं से जूझ रही है उनको दूर किया जा सके। ऐसे प्रोविजन रखे गए कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी समस्याएं थी, उन समस्याओं का निवारण करने के लिए, उन समस्याओं को टैकल करने के लिए उस समय की सोसाइटी ने ऐसे प्रोविजंस बनाए, कि ऐसे ऐसे प्रोविजंस रखे जिसकी वजह से उस समय की आने वाली समस्याओं को दूर किया जा सके। और उसी समय पर कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा ढांचा बनाया गया सरकार के लिए कि वो आने वाले समय में क्या काम करेगी, सरकार को, सरकार के कामकाज को दर्शाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन हर तरीके की चुनौतियों का एक आंसर था, अब हर चुनौतियों का जवाब था। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो अमेंडमेंट की बात, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर बनाया गया तो इस तरीके से बनाया गया कि वो देश के सामने आने वाली सारी चुनौतियों को दूर कर पाए। और यह भी ध्यान रखा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है कंटेम्परेरी इंडिया में बहुत लंबे समय तक चले, बहुत लंबे समय तक वर्क करे। और उसी समय पर यह भी देखा गया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरीके से वर्क करे कि
आगे आने वाले समय में उसमें समय समय पर बदलाव किए जा सके, तो उसे फ्रोजन नहीं बनाया गया। अब फ्लेक्सिबिलिटी की बात है, इसी के अंदर ये टॉपिक है, तो अब उसे फ्लेक्सिबल बना दिया गया। इस तरीके से देखा गया उसे कि हम कह दें कि कॉन्स्टिट्यूशन अनअल्टरेबल नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में समय समय पर बदलाव होते रहने चाहिए, ताकि और उसमें रिवीजन्स होने चाहिए और उसे भी एग्जामिनेशन देने चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक एग्जाम होना चाहिए कि क्या वो लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतर रहा है, लोगों की भावनाओं को पूरा कर रहा है। ठीक है, और ये जरूरी भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारी ड्रीम्स, हमारे जो सपने, हमारी जो आकांक्षाएं हैं, वो सोसाइटी की आकांक्षाओं को पूरा करे। और ये भी ध्यान में रखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा फ्रेमवर्क हो, ऐसा एक ढांचा बने जिसके अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस हो सोसाइटी की, सोसाइटी को डेमोक्रेटिकली किस तरीके से चलाया जाए। तो इसलिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था समाज ने अपने लिए बनाया, सरकार ने लोगों के लिए बनाया, तो लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन पर चलकर अपनी भावनाओं को, अपने आइडियाज को, अपने तौर तरीकों से देश को डेवलप करना था। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा दो तरीके के काम करता है, वो इतना पवित्र है। अब देखिए, दो तरीके की बातें हैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, वो इतना पवित्र है कि कोई आम आदमी उसमें बदलाव नहीं कर सकता। फ्लेक्सिबल तो है, लेकिन इतना पवित्र भी है कि उसमें हर कोई व्यक्ति मन मर्जी से बदलाव नहीं कर सकता, मन मर्जी से बदलाव नहीं कर सकता। और ऐसे ही एक ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट की आम तरीके से इसमें बदलाव भी किए जा सके, कि इसमें बदलाव भी हो सके और ऐसा भी ना हो कि इतने ज्यादा बदलाव हो जाए कि कल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या बदल जाए। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे वो इसमें बैलेंस करना चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में एक बैलेंस होना चाहिए। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन को आम कानून से ऊपर रखा और ये आशा की लोगों से कि आने वाली जो जनरेशन्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करेंगी और कॉन्स्टिट्यूशन का आदर सम्मान करेंगी। और उसी समय पर यह भी रिकॉग्नाइज किया, यह भी माना, यह भी उन्होंने बात लिखी वहां पर कि फ्यूचर जनरेशन जो होगी उसे अगर मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी तो वो मॉडिफाई कर सकती है अपने हिसाब से। और जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो लोगों के जो विचार थे वो अलग अलग थे, तो सबके विचारों को वहां लिख दिया गया, सबकी बातों का ध्यान दिया गया, सबकी बातों पर, और सारी चीजें लिख दी गई। और ये भी लिख दिया गया कि आने वाले समय में जैसे जैसे जनरेशन को, जैसे जैसे आने वाले लोगों को लगेगा वैसे वैसे वो कुछ चीजों को डिलीट कर सकते हैं, कुछ चीजों को ऐड कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा वो कॉम्बिनेशन है किसका, अप्रोचेज मेंशन्ड अबव, जो भी अप्रोच हमने ऊपर देखे कि किस तरीके से मॉडिफिकेशन की बात, इंटरप्रिटेशन की बात, फिर मैच्योरिटी की बात, फिर एक लिविंग डॉक्यूमेंट की बात, फिर सोसाइटी के साथ चलने की बात। ठीक है, और ये इतना सेक्रेड डॉक्यूमेंट है कि इसमें भी समय समय पर बदलाव किए जाएं। मैं बार बार कह रहा हूं कि समय समय पर बदलाव किए जाएं, लेकिन ऐसे बदलाव ना हो जिससे देश की काया पलट हो जाए, कि देश गर्क में चला जाए या देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए। तो एक तरीके से ये ऐसी रूल बुक है कि जो अनचेंज नहीं है, इसमें भी चेंज हुए हैं और आज भी चेंजेस हो रहे हैं। तो अब मैं आपको एक आर्टिकल बताऊंगा, आर्टिकल 368। तो हमारे पार्लियामेंट के पास एक पावर है आर्टिकल 368 में कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव कर सकता है। उसके पास पावर्स हैं कि वो किसी भी चीज को ऐड कर सकता है, उसमें वेरिएशन, उसमें बदलाव ला सकता है, या उस प्रोविजन को डिलीट कर सकता है, जैसा कि उस आर्टिकल में लिखा गया। आर्टिकल 368 ये कहता है कि अगर पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस करने हैं तो आर्टिकल 368 स्पेशल मेजोरिटी से ही चेंजेस होंगे।
तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस जो होंगे वो स्पेशल मेजोरिटी से ही होंगे। अब हम जो बात करेंगे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो इसमें एक बैलेंस लाना चाहते थे। कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट अमेंडेड इफ रिक्वायर्ड बट प्रोटेक्टेड फ्रॉम अननेसेसरी चेंजेस। तो अब अमेंडमेंट किए जाएं, इसको अमेंड कैसे किया जाए कि एक बैलेंस हो, कि जब जरूरत हो तब भी इसमें बदलाव किए जाए, समय के हिसाब से इसमें बदलाव किए जाएं। और ऐसे नहीं है जब जब चाहें, कि हर सरकार ने बदलाव कभी नहीं किए। इतनी सरकारें आई, लगभग 1952 में पहली गवर्नमेंट बनी थी, तो अब तक गवर्नमेंट्स बन रही है। तो 18 या 19th लोकसभा हो गई है, उनके अंदर इतने बदलाव नहीं हुए। तो दो वर्ड हमेशा शामिल रहे हैं, एक है जी फ्लेक्सिबल, एक है रिजिड। तो फ्लेक्सिबल का मतलब कि ओपन टू चेंजेस, और रिजिड का मतलब, रोबस्ट का मतलब कि रेजिस्टेंट टू चेंजेस, की चेंजेस मन मर्जी से नहीं होंगे, आर्टिकल 368 के अंडर ही होंगे और एक हिसाब से होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उसे हमेशा रिजिड ही बनाया गया। मैं कहूं कि कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा रिजिड है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है थोड़ा सा, लेकिन फ्लेक्सिबल भी है। लेकिन रिजिडिटी इतनी रखी गई है कि हर कोई व्यक्ति उसमें बदलाव ना कर पाए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी इतनी दी गई है कि जब सरकार को लगे कि अब तो जरूरत आन पड़ी है तो कर दिए जाएं। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, ये पता था उन्हें कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी गलतियां हैं। तो अब ये जो गलतियां हैं इनको निकाला कैसे जाए। तो जब उन्हें ये लगता कि कोई गलती सामने आ चुकी है, अब अगर उन्हें लगता कि कोई गलती उनके सामने है, तो मैं कहूं कि अगर उन्हें यह पता लगा कि गलती है, तो उस गलती को पहले तो जांचा परखा जाता, फिर धीरे धीरे उसमें अमेंडमेंट कर दी जाती ताकि उन गलतियों से निजात मिल सके, फ्री ऑफ एरर्स, कि कॉन्स्टिट्यूशन को एरर से फ्री रखा जा सके। लेकिन कुछ प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे भी थे जो टेम्परेरी नेचर के थे और जिनको समय आने के साथ बदलाव किया जा सकता था। तो जब नया सरकारें चुनी जाएगी, 1952 की सरकार चुनेगी, 1956, अब मैं कहूं जी 1981 में सरकार चुनेगी, अगर एग्जांपल दे रहा हूं, 1986 में या 87 में या 2025 में कोई सरकार चुनी जाती है, उससे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रॉब्लम है, तो वो उस प्रावधान में चेंज ला सकती है अगर उसे लगता है तो। अब उसी समय पर कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल पॉलिटी को इस तरीके से बनाया गया कि फेडरलिज्म को ध्यान रखा गया। तो सारी जो पावर्स हैं, वो ज्यादा जो पावर्स हैं, जो राइट्स हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थे, लेकिन कुछ अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दिए गए। लेकिन जो स्टेट्स को पावर्स दी गई, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मन मर्जी से नहीं ले सकती थी। तो कुछ फीचर से वो इतने ज्यादा सेंट्रल थे और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनमें बदलाव नहीं हो सकता था, इसलिए उन्होंने एक कुछ लिस्ट बनाई। उन लिस्ट को इतना ज्यादा पवित्र रखा कि कोई भी सरकार अपनी मन मर्जी से इन सब्जेक्ट्स में चेंज नहीं कर सकती। अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे छीन नहीं सकती, तो इसलिए उसे रिजिड बना दिया गया। अब मैं कहूं जी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें कोई भी सरकार बदलाव नहीं कर सकती, तो उन्हें इतना ज्यादा पवित्र बनाया गया, इतना ज्यादा रिजिड बनाया गया कि सरकार चाहे भी कोशिश करके देख ले तो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स में सिर्फ सुधार कर सकती है, लेकिन किसी भी फंडामेंटल राइट को डिलीट नहीं कर सकती। एक बार राइट टू प्रॉपर्टी को सिंपल लीगल राइट बनाया गया था, वो भी सरकार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि पहले राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, तो लोग हर बात के लिए कोर्ट चले जाते थे इस वजह से। तो अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे अमेंड होता है,
अब इसमें तीन तरीके हैं आर्टिकल 360 के अंदर। एक तो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा जी। मैं सीधी सी बात बताऊं कि सिंपल मेजोरिटी की लोकसभा के अंदर 545 मेंबर हैं, 545 मेंबर हैं, उनमें से अगर किसी दिन लोकसभा में सिर्फ 200 मेंबर आए, तो अगर 200 में से एक साइड 101 मेंबर है तो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हो सकता है, कोई छोटा सी बात है उसमें बदलाव कर सकते हैं। अब आ गया जी स्पेशल मेजोरिटी, जिसकी बात हम बार बार करेंगे। स्पेशल मेजोरिटी में अगर लोकसभा में किसी दिन 400 मेंबर ही प्रेजेंट है, मैं कहूंगी 300 मेंबर प्रेजेंट है, 300 मेंबर एग्जांपल के लिए 300 मेंबर में से 273 मेंबर एक साइड होने जरूरी हैं, तभी उसमें अमेंडमेंट होगा। स्पेशल मेजोरिटी में हाफ द मेंबर ऑफ लोकसभा, चाहे कितने ही प्रेजेंट हो, अगर 200 मेंबर आए हैं तो स्पेशल मेजोरिटी लागू नहीं होगी। 273 मेंबर होंगे तभी स्पेशल मेजोरिटी लागू होगी, तभी उसमें बदलाव हो पाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर स्पेशल मेजोरिटी के अंदर जो थर्ड केस है वो है जी स्टेट वाला। अब 273 मेंबर्स प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हम विधानसभा, तो हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कि अगर 28 स्टेट्स हैं तो उसमें से जिसकी साइड 15 स्टेट है कि मैं कोई नया अमेंडमेंट करना चाहता हूं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो मेरी साइड 273 मेंबर प्लस 15 स्टेट होने चाहिए, तभी वो अमेंडमेंट लोकसभा में पास होगा। लोकसभा में भी और फिर राज्यसभा में भी कह लो, चाहे दोनों जगह जब तक आधे से ज्यादा मंत्री नहीं होंगे आपकी साइड तब तक वो चीज पास नहीं होगी। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो अमेंड कर दिए जाते हैं सिंपल मेजोरिटी के द्वारा, और कोई स्पेशल प्रोविजन की जरूरत नहीं होती, प्रोसीजर की जरूरत नहीं होती, और वो जो है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन का हम कह दो कि वो जो एरिया है जहां पर आसानी से अमेंडमेंट हो जाए वो है जी वेरी फ्लेक्सिबल। अब आर्टिकल 2, हमारे यहां पर एक आर्टिकल्स दिए जो आपके नोट्स में नहीं मैंने बताए हैं, लेकिन मैं अलग से बता रहा हूं। आर्टिकल 2 जिसमें पार्लियामेंट जो है लॉ के थ्रू नया स्टेट बना सकता है। आर्टिकल 2 के अंदर पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो नए स्टेट को बना सकता है, जैसे तेलंगाना बनाया, झारखंड बनाया, छत्तीसगढ़ बनाया और उत्तराखंड बनाया। फिर आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 में नया स्टेट बनाया जा सकता है सारी चीजों को जांच परख के। फिर आर्टिकल 3 की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर पार्लियामेंट ये कह सकता है कि वो किसी स्टेट का एरिया बढ़ा रहा है, किसी भी स्टेट का एरिया अपने कानूनी दायरे में रहकर बढ़ाया जा सकता है। तो वही बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की बात होगी। ये अमेंडमेंट है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में। तो रिजिडिटी भी होगी कि रिजिड इतना कि चेंजेस नहीं होंगे। अब किसी भी तरीके से इन दोनों जो आर्टिकल्स हैं इसके अंदर पार्लियामेंट एक तरीके के थ्रू स्टेट बना सकता है और स्टेट का एरिया चेंज कर सकता है। लेकिन आर्टिकल जो 368 है उसके अंदर अगर हम बात करें कि दो तरीके हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे। एक है जी स्पेशल मेजोरिटी वाला, दोनों हाउसेस की बात होगी कि दोनों हाउसेस में हाफ प्लस 1 मेंबर होगा, 273 प्लस 1, और राज्यसभा में 245 का जो हाफ है, 245 का हाफ प्लस 1, अगर वो मेंबर होंगे दोनों हाउसेस में तभी वो अमेंडमेंट लागू हो पाएगा। और जो दूसरा मेथड है वो और भी ज्यादा डिफिकल्ट है, उसमें तो आपको हाफ स्टेट की मेजोरिटी भी चाहिए कि हाफ लोकसभा की मेजोरिटी प्लस स्टेट की भी हाफ मेजोरिटी आपको चाहिए, तब जाके वो चेंजेस लागू हो पाएंगे। इसके अलावा कोई भी बाहर की एजेंसी की पार्लियामेंट की आपको मेजोरिटी चाहिए, उसके अलावा जो भी एजेंसीज हैं बाहर जो काम करती हैं उनकी मेजोरिटी लागू नहीं होती है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने में। तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबिलिटी की भी बात है
कि बहुत ज्यादा, कुछ ऐसे एरिया हैं जो थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल हैं। अब रिजिडिटी में हमने 368 की बात की, मैंने आर्टिकल 2 और 3 की बात की, तो थोड़ा बहुत वो फ्लेक्सिबल है। और दोनों चीजों से बनकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, इसलिए आज तक ये लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये समय के साथ बहे जा रहा है, समय के साथ इसमें भी बदलाव हुए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच क्लास, आज के लिए इतना ही। हम जो रहा हुआ चैप्टर है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।